हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है राइबोसोम, और राइबोसोम करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब आपको ये पता होगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है। मतलब कि अगर मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन के थ्रू ही आप ये सारी काम कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो आपके शरीर में बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी इल्स, बहुत सारी चीजें आ जाती है आपके शरीर में। तो प्रोटीन आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर बॉडी। तो आज हम बात करेंगे कि सर प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है, बनता है ये बात करेंगे। और ये बनता है आपके पास राइबोसोम से। राइबोसोम हर कोई पढ़ता है कि सर राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है, 80 इस प्रकार का होता है। इसमें भी दो होती है, एक बड़ी उपिकाई होती है, एक छोटी उपिकाई होती है। इस तरीके से सारी चीजें वह पढ़ता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक राइबोसोम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर राइबोसोम एक कण है। तो इस चीज की किसी ना किसी ने खोज भी की होगी। मैंने कहा यस, खोज भी की गई होगी। तो सबसे पहले खोज जो हुई थी मैं 1953 को, खोज जो 1953 में एक वैज्ञानिक थे या एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज पेलेड। तो जॉर्ज पेलेड नामक वैज्ञानिक ने इस चीज की खोज की। ठीक है सर, आगे बढ़। फिर हमें पता चलता है कि ये सघन कणिकीय संरचना होती है। मतलब कि इसमें बहुत सारा कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, और ये अपने आप में एक सॉलिड, सघन, डेंस, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। रासायनिक रूप से ये है आरआरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं, और प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और आगे चलकर ये प्रोटीन का ही फॉर्मेशन करता है। कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है कि प्रोटीन से और आरएनए से ही आरएनए से ही बन रहा है, आगे चलकर प्रोटीन का ही फॉर्मेशन कर रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये समझिए कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चल। तो आज मैं आपको बताऊंगा राइबोसोम के प्रकार। तो ये राइबोसोम है। ठीक है सर, राइबोसोम दो प्रकार का होता है कि सर कौन कौन सा। एक तो होता है आपके पास 80S, और एक होता है आपके पास 70S। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर 80S। 80S आपका पाया जाता है यूकेरियोट्स में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? यूकेरियोट्स। कि सर यूकेरियोट्स क्या है? जैसे कि हम प्लांट्स, इसमें 80S पाया जाता है, और आपके यूकेरियोट्स में 70S प्लस 80S दोनों प्रकार का पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल 70S राइबोसोम ही पाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि सर 80S की। सर हमें ये तो बात समझ में आ गई कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 80S होता है, एक 70S होता है। लेकिन यहाँ पर जो S है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसने हमें बहुत ही परेशान कर रखा है 9 से कि सर S का अभी तक पता नहीं चला। तो देखो S, S क्या है? S एक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेड वर्ग यूनिट। स्वेड, SVED, स्वेड वर्ग यूनिट। कि सर ये स्वेड वर्ग यूनिट क्या होती है? जिसे हम कहते हैं अवसादन इकाई। और ये अवसादन इकाई क्या पता करती है? घनत्व और आकार का पता लगाती है। मतलब कि इसकी कितनी डेंसिटी है, इसकी कितनी शेप है, इस चीज को जो पता करती है, वो जो रिप्रेजेंट करती है, वो S होता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ S इज स्वेड वर्ग यूनिट, एंड स्वेड वर्ग यूनिट इज रिप्रेजेंट डेंसिटी एंड शेप। इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी थी कि सर S यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है घनत्व और आकार को। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सर हमने ये भी पढ़ा है कि 80S भी दो प्रकार की होती है। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि 80S, ये 80S है, ये भी दो प्रकार का होता है। मैंने कहा ठीक है, कि कौन कौन सा? एक होता है आपके पास 60S, और एक होता है आपके पास 40S। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। चलो, ये तो बात समझ में आई कि 80S भी दो प्रकार का होता है। इतनी बात समझ में। और हमें ये भी पता है कि 70S भी दो प्रकार का होता है। एक होता है 50S, और एक होता है 30S। और एस में अब आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एस क्या बताता है। ठीक है, चलो। और हमें ये पता हुआ होता है कि ये तो होती है बड़ी उपिकाई, और ये होती है आपके पास छोटी उपिकाई, और ये भी होती है बड़ी उपिकाई, और ये होती है आपके पास छोटी उपिकाई। ठीक है, ठीक है सर। कि सर आप हमें ये बताएं, 80S है, एक 60S हो चुका, एक 40S में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। लेकिन एक मन में सवाल है कि सर
60 + 40 = 100s हो चुका है। मैंने कहा देखो ये तो मैथ में है, मैथमेटिशियन है और आपके बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सही, लेकिन इसमें जब 60 और +40 हमको ऐड करते हैं तो हमारा 80 ऐसी आता है। जो बाकी का बचा हुआ होता है वह वाटर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मतलब कि इतनी सारी चीजें हो जाती हैं जो बाद में जाके 80s ही बचता है। ठीक है, चलो इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि सर इसमें दो उप इकाई है, एक छोटी उप इकाई है, एक बड़ी उप इकाई है। आखिरकार हमें आप ये बताएं कि जो ये दो उप इकाई होती हैं, ये जो हमारे पास दो उप इकाई हैं, ये किसके द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं? मतलब कि एटीएस दो प्रकार का है, एक 60s एंड 40s, ठीक है, लेकिन ये दो जो सब यूनिट्स हैं ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं? प्लीज टेल मी। मैंने कहा यस। तो देखो एटीएलएस की आपके पास जो ये दो सब यूनिट्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, समझ के चलो कि दिस इज द 60 एंड दिस इज द 40s राइबोसोम। अब ये आपस में जुड़ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, तो ये किसी ना किसी चीज से तो कनेक्ट हो रही है और यहाँ पर बॉन्ड भी बनता है। तो बॉन्ड का तो नाम बताया नहीं गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस संसार में कोई भी दो चीज जुड़ती है तो उसमें एक बॉन्ड बनता है, और इसमें एक बॉन्ड बन रहा होगा लेकिन बॉन्ड का नाम बताया नहीं गया एनसीईआरटी में और ना पढ़ाया गया अभी, ठीक है, अभी तक। तो इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि तो ये जो दो यूनिट है ये आपस में मैग्नीशियम के द्वारा स्थिर रहती है। किसके द्वारा बच्चों? मैग्नीशियम के द्वारा। तो मैं लिख सकता हूं कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां Mg, ठीक है, मैग्नीशियम सिंबल है उसका, मैग्नीशियम Mg, ये दोनों उप इकाइयां मैग्नीशियम के द्वारा जुड़ी रहती है। इसका कार्य क्या है? मैंने कहा देखो कार्य है इसका प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण लिख दीजिए। मैंने कहा यस, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण होता है। आई थिंक आपको राइबोसोम की इतनी बात समझ में आई होगी और अपने टॉपिक को अच्छे से करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी हर एक टॉपिक को अच्छे से सिंप्लीफाई, ऑब्जर्व और उसे अच्छे से अप्लाई करें अपनी लाइफ में और अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।